हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया के स्टार्टअप्स के बारे में। मेन हमारा फोकस रहेगा कि हम बात करें कि इंडिया के स्टार्टअप के फेल होने का रेशियो क्यों इतना ज़्यादा रहता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ के स्टार्टअप्स के मुकाबले। और हम ये भी बात करेंगे कि इंडिया के जो स्टार्टअप्स होते हैं वो किसी और कंट्री में क्यों चले जाते हैं रजिस्टर होने के लिए, या वहाँ पर अपना हेडक्वार्टर खोल लेते हैं। क्यों ज़्यादातर जैसे इंडिया के स्टार्टअप उठ के सिंगापुर चले जाते हैं या किसी और यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। 15 अगस्त 2015 इंडियन स्टार्टअप के लिए बहुत ही अच्छा दिन था, जिसमें स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का ये दोनों इनिशिएटिव की शुरुआत पीएम मोदी ने की थी और इसको लॉन्च किया था, जिसका मेन मोटिव था कि इंडिया के अंदर एक कैटलिस्टिक एनवायरनमेंट डेवलप करना है स्टार्टअप्स के लिए और एक इंक्लूसिव इकोसिस्टम डेवलप करना है इनोवेटर्स के लिए और साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके लिए। इसका असर भी हमको देखने को मिला। आज की डेट में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स के लिए दुनिया भर के लिए और इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए। साथ ही साथ उसके बाद से ही काफ़ी एक बूम मिला कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए उसके बाद कि हाँ यार हमको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा इसके साथ। उसके बावजूद भी इंडिया में क्या रीज़न है जिसकी वजह से पूरे इंडिया के जो स्टार्टअप्स होते हैं वे इंडिया को प्रेफर ना करके बाहर दूसरी कंट्री में ज़्यादा प्रेफर करते, बाहर दूसरी कंट्रीज़ में रजिस्टर हो जाते। जैसे ज़्यादातर जो इंडिया के स्टार्टअप्स होते हैं वो जाके सिंगापुर में रजिस्टर हो जाएंगे, यूएसए में रजिस्टर हो जाते हैं। क्या उनको ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है वहाँ के लिए? ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन क्या एक रीज़न है, जो फैक्ट है कि 91% से भी ज़्यादा जो इंडिया के स्टार्टअप्स होते हैं वो अपने शुरुआती 5 सालों के अंदर बंद हो जाते हैं। और यही रेशियो अगर यूएसए से हम लोग कंपेयर करते हैं तो यूएसए में 70% तक जो स्टार्टअप्स होते हैं वो अपने शुरुआती सालों में बंद हो जाते हैं, तो मतलब चल नहीं पाते या फ्लॉप हो जाते, फेलियर हो जाते हैं। तो इंडिया और यूएसए में भी कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस मिल रहा है कि इंडिया में कहाँ 91% तक स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, यूएसए में सिर्फ 70% तक स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है कि बाहर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न मैं मानता हूँ जो वो है कि इनोवेशन के लैक ऑफ इनोवेशन, बहुत ज़्यादा इनोवेशन की कमी होना। हमारे यहाँ पर ज़्यादा जो स्टार्टअप्स होते हैं वो रेप्लिका होते हैं बाहर जो ग्लोबल स्टार्टअप चल रहे हैं उन्हीं के, जो जैसे कि अमेरिका या पूरे अमेरिका का स्टार्टअप है अमेजॉन, तो उसी का रेप्लिका हमारे यहाँ इंडिया में बन गया फ्लिपकार्ट। पूरी दुनिया में ऊबर चल रहा है तो उसका रेप्लिका हमारे यहाँ इंडिया में ओला बन गया है। हमारे दुनिया भर में स्पॉटिफाई चल रहा है तो उसका रेप्लिका हमारे यहाँ गाना बन गया है, या जो भी गाने के प्लेटफॉर्म होते हैं वो बन चुके हैं। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारे यहाँ लैक ऑफ इनोवेशन होता है। जो नेक्स्ट रीज़न है वो है लैक ऑफ फंडिंग। यहाँ पर एक की रीज़न है इंडिया का जिसकी वजह से यहाँ के स्टार्टअप बहुत ज़्यादा फेल होते हैं इंडिया में। ये अगर कोई इन्वेस्टर है वो अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है किसी स्टार्टअप में तो वो यूएसए को ज़्यादा प्रेफर करेगा इंडिया के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बड़ा नाम नहीं है ट्विटर जैसा, अमेजॉन जैसा, फेसबुक जैसा, गूगल जैसा, जो कि वो देख चुका हो कि यहाँ पर हाँ यार ये एक समय पे स्टार्टअप थे और यहाँ पर किसी फंडिंग की गई है और ये आज एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुके हैं। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में ऐसा कोई भी स्टार्टअप नहीं है जो बिल्कुल जाइंट बन चुका हो, पूरे वर्ल्ड में उसका कैप्चर हो और हर जगह उसका प्रोडक्ट यूज़ किया जाता हो या सर्विस दी जाती है उस कंपनी की। तो ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से इंडिया के स्टार्टअप्स को वो फंडिंग नहीं मिल पाती है, वो शुरुआती इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो अपने एक रेशियो में पूरा कंटिन्यू रख पाएँ 5 साल 10 साल तक, ताकि एक वो बड़ी कंपनी जाइंट कंपनी बन सके। और ये मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से इंडिया के स्टार्टअप इतने ज़्यादा फेल होते हैं। अगर हम सिर्फ सिंगापुर की बात करें कि कौन कौन से इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो आज सिंगापुर में रजिस्टर हो चुके हैं, तो सबसे फेमस फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आज फ्लिपकार्ट की कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर हो चुकी है, इंडिया से उठ के सिंगापुर में जा चुकी है। और सिर्फ फ्लिपकार्ट ही नहीं, उसी के साथ कैपिलरी टेक्नोलॉजीज नाम ले लो, चाहे फिर जिप डायल ले लो, आप टॉन बीडी इमेजिंग ले लो, या फिर इनमोबी ले लो। इस तरह की ही कई सारी कंपनीज है जो सिर्फ इंडिया से उठ के सिंगापुर में चली गई हैं। तो सोचिए सिर्फ एक कंट्री के अंदर ये सिर्फ नहीं, इससे कई सारी ज़्यादा कंपनीज गई हैं। तो और यूएसए के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर और दूसरी कंट्रीज के अंदर कितनी सारी इंडिया की जो स्टार्टअप्स थे जो आगे चल के बिग नेशनल जाइंट्स बन सकते थे, बिल मल्टीनेशनल कंपनीज बन सकते थे, वो इंडिया में ना रह के बाहर चले गए हैं। उनके हेडक्वार्टर्स फिर वहाँ खुलेंगे इस तरह में। और जो टैक्सेशन इंडिया को मिलना चाहिए था, इंडियन गवर्नमेंट को मिलना चाहिए था, वो दूसरे कंट्रीज़ की गवर्नमेंट पाएंगी। हमारे कम से कम जो स्टार्टअप्स है बड़ी मुश्किल से खुलता है। कोई स्टार्टअप है, कोई यूथ होता है, वो अपना पूरा करियर दाव पे लगा के कोई स्टार्टअप खोलता है
तो होल्ड करके इंडिया में ही रखना चाहिए कि ये आगे चल के हमारे लिए एक फ्यूचर बन सके, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बन सके। इंडियन गवर्नमेंट को अपने स्टार्टअप्स को इंडिया के अंदर ही होल्ड करके रखना अगर, तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा जो कि सीरियस है और उसको होल्ड करने में, अपने स्टार्टअप्स को होल्ड करने में बहुत मदद करेगी। जैसे कि इजी एस्टेब्लिशमेंट, अगर इंडिया के अंदर किसी स्टार्टअप्स को रजिस्टर होना है तो उसे कम से कम 1 से 1.5 महीने का प्रोसीजर लगता है और उसमें 14 से 15 फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना पड़ता है, तब जाके इंडिया के अंदर कोई स्टार्टअप रजिस्टर हो सकता है। वही अगर हम सिंगापुर से कंपेयर करें तो सिंगापुर के अंदर मुश्किल से 6 दिन लगते हैं और उसमें भी 2 से 3 फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना पड़ता है और आपका स्टार्टअप तुरंत रजिस्टर हो जाएगा। तो ये भी डिफरेंस है, इसको खत्म करना होगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना होगा स्टार्टअप्स को कि नहीं, आपको सिंगापुर जैसा ही इन्वायरमेंट इंडिया के अंदर ही मिलेगा और आपको ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं भरनी। बाद में आप चाहे उस फॉर्मेलिटी को पूरा कर लीजिए, लेकिन अभी शुरुआत में प्रेशर नहीं देना है किसी भी स्टार्टअप को। तो ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराए और लोअर करप्शन रखे। इंडिया के अंदर करप्शन बिल्कुल ख़त्म ही कर दे। इंडिया के अंदर जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप्स को अच्छा नहीं मिलेगा, अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तब तक वो इतना अच्छे से अपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे कि हाँ यार हमें इंडिया के अंदर ही रुकना है। और करप्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी कंट्री के अंदर। अगर आप स्विट्ज़रलैंड देख लो, यूके देख लो, यूएसए देख लो, वहाँ पर करप्शन रेट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहीं इंडिया का देखो तो करप्शन बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। वहाँ पर करप्शन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर स्टार्टअप्स के उठने की संभावना भी उतनी कम ही हो जाती है। जो थर्ड स्टेप है गवर्नमेंट को लेना चाहिए वो है कि फ्रेंडली टैक्स स्कीम्स बनाए। ज़्यादातर जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं और इंडिया का उसका कंपैरिजन किया जाए तो आज भी जैसे कि इंडिया के गवर्नमेंट ने शुरुआत की स्टार्टअप इंडिया की, तो उसमें कई सारे स्टार्टअप्स को रिलैक्सेशन दिया गया कि आपको शुरुआती इतने सालों में टैक्स इतना भरना है या बिल्कुल ही नहीं भरना है। लेकिन फिर भी आज हम डेवलप कंट्रीज से या यूरोपियन कंट्रीज जो होती हैं वहाँ पर स्टार्टअप्स की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनसे कंपेरिजन तब भी नहीं कर पाए। गवर्नमेंट को और इसमें रिलैक्सेशन देना होगा जिसकी वजह से जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स होते हैं वो होल्ड करें इंडिया में ही और वो अपने आप को एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएं कि यार हमें इंडिया में ही रुकना है और अपने देश के लिए ही काम करना है। नेक्स्ट स्टेप है गवर्नमेंट को कंपनीज को अवेलेबल कराना होगा स्किल्ड वर्कर्स को, स्किल्ड वर्कफोर्स प्रोवाइड करानी होगी कंपनीज को, स्टार्टअप्स को, तब जाके स्टार्टअप्स रुकेंगे। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना के अंदर अगर कोई कंपनी आती है बाहर की, अगर चाइना के अंदर कोई मोबाइल की कंपनी आई, मोबाइल का कोई पर्टिकुलर पार्ट बनाना है, मोबाइल का कोई पार्ट बनाना भी एक स्किल है, तो वो चाइना क्या करता है उस पार्ट को सिखाने के लिए एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट खोल देता है। वहाँ के लोग आते हैं, सीखते हैं और सीधे उस कंपनी में जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं, तो वो स्किल्ड वर्कफोर्स हो गया। इंडिया में क्या है, एक ही मजदूर होता है, वो 50 काम कर लेगा, तो वो उसका टैलेंट है, लेकिन टैलेंट भी बिना स्किल के किसी काम का नहीं रहता। तो ऐसा एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम डेवलप करना होगा इंडिया के अंदर गवर्नमेंट को कि एक पर्टिकुलर समय पे जो स्किल हमें रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करके कंपनी को प्रोवाइड कराना होगा, तब जाके एक इकोसिस्टम बिल्ड हो पाएगा स्टार्टअप्स के लिए और कंपनीज के लिए। सो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया के जो स्टार्टअप्स है दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं या इंडिया के स्टार्टअप्स के फेल होने का रेशियो इतना ज़्यादा रहता है, और कुछ सजेशंस थे जो कि इंडिया अप्लाई कर सकता है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर एक स्टार्टअप कल्चर बन सके। और वैसे भी आज इंडिया के यूथ में ये तो मेंटालिटी हो चुकी है कि हमें जॉब किसी से लेनी नहीं है, जॉब प्रोवाइडर बनना है। सो वीडियो कैसी लगी राइट ऑन द कॉमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।